हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज में सतना ज़िले को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछली कक्षा में हम रीवा ज़िले को पढ़ चुके हैं और है ना, जिसमें हम कई प्रकार की जानकारी रीवा ज़िले के बारे में प्राप्त किए हैं। तो आइए आज हम सतना ज़िले को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सतना ज़िला जो है यह एक सीमावर्ती ज़िला है। क्यों सीमावर्ती ज़िला है भाई साहब? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को छूता है, तो यह एक सीमावर्ती ज़िला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह किस पठार में स्थित है? तो सतना ज़िले की बात करें तो यह रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। किस पठार में स्थित है? रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। और यदि आ जाए कि किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यह कैमूर पर्वत श्रेणी में जो है क्या है, यह कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कि सतना ज़िले में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो सतना ज़िले की यदि हम बात करें तो सतना ज़िले में कुल 11 तहसीलें हैं। कितनी? टोटल जो है सतना ज़िले में 11 तहसीलें हैं। और उन 11 तहसीलों की यदि हम बात करें तो उन 11 तहसीलों के यदि हम नाम देखें तो इसमें पहला है कोठी, दूसरा है मझगवां, तीसरा है वीरसिंहपुर, फिर कोटर है, फिर रामपुर बघेलन, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील, मैहर तहसील। मैहर तहसील एक बहुत ही प्रसिद्ध तहसील है जिसमें शारदा माता का मंदिर है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर तीसरा है उचहरा, फिर रघुराजनगर और फिर नागौर। टोटल कितनी तहसीलें हैं? टोटल 11 तहसीलें हैं। यदि हम सतना ज़िले की बात करें तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956। कब गठन हुआ था सतना ज़िले का? 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ था। और संभाग की बात करें तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। चूँकि अभी हम रीवा संभाग ही पढ़ रहे हैं जिसमें 4 ज़िले आते हैं, है ना। और उन 4 ज़िलों में हम रीवा ज़िला पढ़ चुके हैं और आज सतना ज़िला पढ़ रहे हैं। ठीक। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सतना ज़िला जो है यह 6वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? जनसंख्या में यह 6वां स्थान रखता है। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें सतना ज़िले में कि 2001 से लेकर 2011 तक इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है 19.19%। कितनी? 19.19% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना रहा है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 297 व्यक्ति, है ना, प्रति किलोमीटर। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान आता है? तो सतना ज़िले का जनसंख्या घनत्व में 10वां स्थान आता है। लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 927 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों में 927 महिलाएं हैं, है ना। और स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान आता है? इसका जो है स्थान 30वां स्थान आता है। राइट। तो लिंगानुपात में 30वां स्थान आता है। और अब आते हैं शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में इसका जो है क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु में शिशु लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है, जिसमें 1000 बालक पर 910 बालिकाएं हैं। तो शिशु लिंगानुपात जो है कितना है? 1000 बालक पर 910 बालिकाएं हैं। कुल साक्षरता की बात करें सतना ज़िले का तो कुल साक्षरता 72.26% है कुल साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.37% है। कितनी है? 81.37% इसकी कुल पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 62.45% महिला साक्षरता। चूँकि महिला साक्षरता यहाँ पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम हुई दिखाई देती है, अतः सतना ज़िले को चाहिए कि महिला साक्षरता भाई साहब थोड़ा और बढ़ाएं, है ना। पुरुष उन्नति ना करें, महिलाएं भी उन्नति करें। तो इतना हम इसके बारे में देख लिए। तो क्या क्या देखे, आइए एक नज़र में और देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा सतना ज़िले के बारे में? तो पहले हम पढ़े हैं, पहला है क्या पढ़ा हमने? तो पहला पढ़ा कि जो सतना ज़िला है यह सीमावर्ती ज़िला है और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। दूसरा बात क्या किया कि जो है किस पठार में स्थित है? तो भाई साहब यह रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। कौन से? रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। और पर्वत श्रेणी की बात करें तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
कैमूर पर्वत श्रेणी में। ठीक, कौन सी? कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़े थे कि जो है इसमें कितनी तहसीलें हैं, तो इसमें 11 तहसीलें हैं टोटल। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या पढ़े थे कि इसका गठन कब हुआ था, तो सतना ज़िले की बात करें तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1900 जो है क्या है 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, है ना। पांचवा पॉइंट हम क्या पढ़े थे कि इसका लिंगानुपात क्या है भाई साहब, तो अभी पढ़े हैं लिंगानुपात कितना है इसका। तो सतना जिले के लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 927 है ना। 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं हैं, राइट, है ना। और इसका फिर शिशु लिंगानुपात भी यहीं देख लेते हैं। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, तो 910 इसका शिशु लिंगानुपात है। 1000 बालकों में 910 बालिकाएं हैं। ठीक है। और यहीं हम पढ़े थे कि लिंगानुपात में कौन सा स्थान आता है, तो लिंगानुपात में कौन सा स्थान आता है, जल्दी बताइए कौन सा स्थान आता है। बहुत ही पीछे है ना, 30वां स्थान आता है लिंगानुपात में। और वहीं हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में कितना है इसका, 910 है। ठीक है। हम फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, नेक्स्ट है कि हम 7वां है इसका जनसंख्या घनत्व पढ़े थे, राइट। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भाई साहब इसका, तो जनसंख्या घनत्व हम पढ़े थे 297 व्यक्ति है ना प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है। ठीक है, इसका जो है जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान आता है, तो इसका 10वां स्थान आता है, याद रखिएगा, है ना। लिंगानुपात में याद रखिएगा 30वां स्थान आता है और जनसंख्या घनत्व में 10वां स्थान आता है। फिर हम इसके बाद बात किए थे कि साक्षरता कितनी है यार यहाँ, है ना। तो यहाँ पास हम साक्षरता देखते हैं तो कुल साक्षरता कितनी है, यहाँ पर कुल साक्षरता जो है हम देखे थे कि 72.26% इसकी कुल साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता हम देख चुके थे। पुरुष साक्षरता हम 81.37% है और महिला साक्षरता को देखे थे। और महिला साक्षरता कितनी है, तो बहुत ही कम है, 62.45% हम इसकी महिला साक्षरता देखते हैं, जो कि पुरुष की साक्षरता से बहुत ही कम है, राइट। फिर इसके बाद अब आते हैं कि सतना ज़िले में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सतना ज़िले की बात करें तो पहले है टोंस नदी। टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी का उद्गम स्थल जो है मैहर तहसील से यह उद्गम होती है टोंस नदी, है ना। फिर बीहड़ नदी की बात करें तो बीहड़ नदी जो है यह अमरपाटन से उद्गम होता है, याद रखिएगा। टोंस नदी मैहर तहसील से और बीहड़ नदी जो है यह अमरपाटन तहसील से। और छोटी मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी, ठीक है, ये दोनों जो है यह चित्रकूट में बहती हैं। छोटी मंदाकिनी भी चित्रकूट इसी के किनारे स्थित है और गुप्त गोदावरी भी चित्रकूट में बहती है। इसके बाद बात करें कि सतना ज़िले में भाषा और बोली की बात करें तो चूँकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है तो हर जगह हिंदी तो बोली ही जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं बोली कौन सी बोली जाती है, तो बोली जो है बघेलन बोली जो है क्या है बोली जाती है। इसके बाद बात करें तो पहाड़, है ना, कौन कौन से पर्वत पहाड़ हैं चित्रकूट में उनको देखते हैं। तो कामदगिरी पर्वत, कौन सा है, कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में बहुत ही फेमस पर्वत है जो कि सतना ज़िले के अंतर्गत आता है। मेला की बात करें तो मेला कामदगिरी का मेला लगता है और गधों का मेला, याद रखिएगा, गधों का मेला भी कहाँ लगता है, गधों का मेला भी चित्रकूट में ही लगता है, चित्रकूट में ही लगता है। और यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि गधों का मेला किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने प्रारंभ करवाया था गधों का मेला। किसने प्रारंभ करवाया था, तो औरंगजेब ने जो है क्या है गधों का मेला प्रारंभ करवाया था। नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ नेशनल हाईवे 39 गुजरता है, कौन सा, है ना, 39 नेशनल हाईवे गुजरता है। और रीवा में हम क्या पढ़े थे, कौन सा रीवा में, तो रीवा में जो है कौन सा हाईवे गुजरता है रीवा से, तो रीवा से जो है NH30 गुजरता है, कौन सा, NH30 जो है क्या है रीवा से गुजरता है ना। हम दोनों पढ़ लिए। इसके बाद सतना की बात करें तो सतना में मिट्टी, फसल, वर्षा, जलवायु, है ना, ये सब कैसे होती हैं, कौन सी फसल होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से हम इनको अब देखेंगे। तो मिट्टी की बात करें तो सतना में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से, किंतु यहाँ मिश्रित मिट्टी भी जो है क्या है पाई जाती है। चूँकि अब लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी है ना, तो यदि हम देखें तो फसल कौन कौन सी होगी यहाँ, तो लाल पीली मिट्टी में चूँकि गेहूँ और धान के लिए, है ना,
प्रमुख रूप से अपनी रोल अदा करती है। वहीं मिश्रित मिट्टी में मक्का और ज्वार जो है प्रमुख रूप से बोई जाती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ औसत वर्षा होती है, लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सतना जिला आता है। जलवायु की बात करें तो किस प्रकार की जलवायु सतना जिले में है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है क्या है, सतना जिले में पाई जाती है। गर्मी और सर्दी, अब चूँकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है इसलिए गर्मी और सर्दी जो है क्या होंगे, गर्मी और सर्दी अधिक होंगे। चट्टान की बात करें तो किस प्रकार की चट्टान है, तो सतना में कुटप्पा क्रम की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है, कुटप्पा क्रम की चट्टान है। और खनिज जो है गेरू सबसे ज़्यादा मिलता है भाई साहब सतना जिले में। क्या सतना जिले में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा गेरू मिलता है। और चूना पत्थर में सतना जिला दूसरे स्थान पर आता है। क्यों, क्योंकि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है तो कटनी ज़िले में मिलता है। किस ज़िले में मिलता है, कटनी ज़िले में मिलता है। इसके अलावा अन्य खनिजों की बात करें तो सतना ज़िले में हीरा भी मिलता है। और उद्योग प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सतना ज़िला। राइट। सतना के अन्य नाम देखें तो सतना के और कौन कौन से, मतलब कि सतना जिले को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, तो सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं और संगीत राजधानी के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसमें से मैहर तहसील प्रमुख है। राइट। तो आइए एक नज़र में फिर देखते हैं कि सतना ज़िले में हम जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, हमने पहले देखा था कि नदियाँ कौन कौन सी हैं सतना ज़िले में। क्या नदियाँ कौन कौन से, तो एक हम पढ़े थे टोंसा नदी। टोंसा नदी पढ़े थे। तो सतना ज़िले में जो टोंसा नदी है इसका उद्गम स्थल हम पढ़े थे। तो उद्गम स्थल जो है क्या है, मैहर तहसील है। राइट। फिर हम कितनी 4 नदियाँ पढ़े थे, याद रखिए। टोंसा नदी पढ़े थे, दूसरा बीहड़ नदी पढ़े थे, है ना, बीहड़ नदी पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, छोटी मंदाकिनी नदी पढ़े थे। क्या, छोटी मंदाकिनी नदी पढ़े थे, छोटी मंदाकिनी नदी पढ़ी थे। और क्या पढ़े थे, गुप्त गोदावरी नदी, गुप्त गोदावरी नदी। राइट, गुप्त गोदावरी नदी पढ़े थे। तो देखिए टोंसा नदी जो है मैहर तहसील से निकलती है। और बीहड़ जो है यह हम इसको कहाँ पर पढ़े थे, अमरपाटन से निकलती है। याद रखिए कहाँ से, बीहड़ नदी जो है अमरपाटन से निकलती है। छोटी मंदाकिनी जो है यह जो है इसके किनारे चित्रकूट स्थित है ना। चित्रकूट जो है यह छोटी मंदाकिनी के किनारे ही स्थित है। और गुप्त गोदावरी की बात करें तो यह चित्रकूट में बहती है। कहाँ बहती है, चित्रकूट में बहती है गुप्त गोदावरी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़े थे कि भाषा और बोली कैसी है ना। तो चूँकि भाषा या बोली की बात करें तो किस प्रकार की बोली बोली जाती है सतना ज़िले में, बघेली बोली बोली जाती है। राइट, है ना, बघेली बोली। और पर्वत पहाड़ कौन कौन से हैं, तो पर्वत पहाड़ हम पढ़े थे, क्या क्या है पहाड़ की बात करें तो एक कामदागिरी पहाड़ है, कामदगिरी पहाड़ है। ठीक है। और इसी कामदगिरी पहाड़ में कामदगिरी मेला भी लगता है। कौन सा, कामदगिरी जो है क्या है, कामदगिरी मेला भी लगता है ना। और एक और मेला लगता है, क्या, गधों का मेला भी चित्रकूट में लगता है। क्या, गधों का मेला जो है यह चित्रकूट में लगता है ना, गधों का मेला। और इसको किसने प्रारंभ कराया था, तो गधों के मेले को औरंगजेब के द्वारा जो है क्या है, प्रारंभ कराया गया था। राइट। फिर इसके बाद हम पढ़े थे कि नेशनल हाईवे कौन कौन सा है। तो नेशनल हाईवे जो है सतना ज़िले से 39 नंबर का निकलता है नेशनल हाईवे। और वहीं रीवा की बात करें तो रीवा में कौन सा नेशनल हाईवे है, NH 30 गुजरता है। ठीक है। फिर हम इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम देखे थे कि इसमें कौन सी फसल होती है ना, मिट्टी कौन सी है, ठीक है, वर्षा कितनी होती है ना। तो देखिए मिट्टी जो है, चूँकि यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी में फसल कौन कौन सी होती है, तो गेहूँ और धान जो है प्रमुख रूप से होती है ना। और एक मिट्टी और पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी भी यहीं सतना जिले में पाई जाती है, तो जहाँ मक्का प्रमुख रूप से बोया जाता है। वहीं वर्षा की बात हम किए थे कि औसत वर्षा होती है ना, 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा होती है। जलवायु कैसी थी, तो जलवायु हम देख लिए थे, जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और फिर हम देखे थे कि सर्दी गर्मी कैसी हो, चूँकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो सर्दी गर्मी जो है क्या होंगे, सर्दी गर्मी जो है अधिक होंगे। चट्टान कैसी पाई जाती है सतना जिले में, तो चट्टान जो है कुटप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार के, कुटप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। खनिज हम पढ़े थे, खनिज कौन कौन से हैं, तो देखिए गेरू तो प्रमुख रूप से खनिज पाया जाता है ना। और इसके बाद जो है चूना पत्थर भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। लेकिन चूना पत्थर जो है कटनी का पहला स्थान है ना। और दूसरा स्थान जो है सतना जिले का आता है। हीरा भी खनिज के रूप में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग के में फेमस है सतना जिला।
क्योंकि सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में सतना में ही हो रहा है। फिर इसके बाद देखे थे कि सतना के और कौन कौन से नाम हैं। तो सतना के हम सतना को किन किन नाम से जानते हैं, तो इसमें देखिए भाई साहब, सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं, सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं, और संगीत की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। क्या? संगीत राजधानी के नाम से भी जानते हैं। वैसे प्रमुख रूप से संगीत राजधानी के रूप में मैहर को जाना जाता है। ठीक है, तो हम जो है इतना पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ एक प्रमुख है मैहर में, मैहर तहसील में शारदा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या? मैहर तहसील को शारदा नगरी के नाम से जानते हैं। शारदा माता का मंदिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कहते हैं कि आल्हा उदल की नगरी भी जो है क्या है, मैहर में ही है ना। अर्थात मैहर को आल्हा उदल की नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सतना में क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें। क्या? मध्य प्रदेश स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नौगौद सतना में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद सतना के कौन हैं, तो अभी गणेश सिंह हैं। याद रखना, गणेश सिंह कभी नाम आ जाए तो मध्य प्रदेश में लोक सांसद हैं। ठीक है। संपूर्ण कायाकल्प अभियान 2022 में सतना जिले का कौन सा स्थान आता है, तो संपूर्ण कायाकल्प में सतना जिले का तीसरा स्थान आता है। तो चलिए ठीक है, जो 2022 का संपूर्ण कायाकल्प अभियान हुआ था उसमें सतना जिला तीसरे स्थान पर आता है। तो फिर बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड स्थान पर कौन आता है, तो पहले स्थान पर आता है विदिशा और दूसरे स्थान पर आता है देवास। ठीक, इसके बाद आता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में सतना जिले को कौन सा प्रोडक्ट के लिए चुना गया, तो धातु शिल्प के लिए चुना गया है। किसके लिए? धातु शिल्प के लिए चुना गया है ना। फूल कांसा, फूल वाला कांसा, ठीक है, जो है क्या है, इस तरह का कुछ रहता है, फूल वाला कांसा, है ना। इस तरह का जो है क्या है, फूल वाला कांसा रहता है। ढंग से नहीं बन पाया है लेकिन आप लोग समझते होंगे। इसके बाद आते हैं कि सतना ज़िले में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लें तो व्यक्तित्व हैं, एक अर्चना कुशवाहा जी हैं। अर्चना कुशवाहा नौगौद सतना से बिलोंग करती हैं और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि कोरोना में लोगों के सेवा के लिए, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अर्चना कुशवाहा जी, इसलिए इनको जो है क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद आते हैं रागनी पटेल। रागनी पटेल की बात करें तो यह है सतना की सबसे युवा सरपंच। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, सतना की सबसे युवा सरपंच आ जाए तो आप आंसर करिएगा रागनी पटेल, है ना। इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है और अमरपाटन जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत अमरपाटन है और ग्राम की बात करें तो झिरिया कैप रिहान है ना, झिरिया कैप रिहान है रागनी पटेल। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन है, तो ये उज्जैन की हैं लक्षिता डांगर। क्या है? उज्जैन की हैं लक्षिता डागर जी। उज्जैन की हैं सबसे युवा सरपंच है मध्य प्रदेश की। क्या? मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच है ना, लक्षिता डागर, जो कि उज्जैन से बिलोंग करती हैं। और सतना की कौन सी है, तो सतना की जो है क्या है, रागनी पटेल है। ठीक, तो आइए हम इस पेज को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो देखिए हमने पढ़ा इसमें कि शारदा नगरी पढ़ा मैहर को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा शारदा नगरी। शारदा नगरी जो है क्या है, मैहर को कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मैहर को आल्हा उदल की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा उदल की जो है क्या है, आल्हा उदल की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो ये नौगौद में है। कहाँ है? नौगौद सतना जिले में स्थित है। याद रखिए, नौगौद इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, नौगौद सतना जिले में है। तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़े थे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद, क्या, मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा सांसद हैं, जो वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, उनका नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद गणेश, क्या, गणेश सिंह है। क्या है? गणेश सिंह है भाई साहब। ठीक है, इनका नाम नहीं भूलेगा, गणेश सिंह। इसके बाद हम क्या पढ़े थे कि हम पढ़े थे हाँ, संपूर्ण कायाकल्प अभियान। क्या पढ़े थे? संपूर्ण कायाकल्प अभियान। संपूर्ण कायाकल्प स्थान में जो है मध्य 2022 में जो हुआ था, तो सतना जिले का कौन सा स्थान है, सतना जिले का तीसरा स्थान है। और फर्स्ट स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर, तो फर्स्ट स्थान पर विदिशा है और सेकंड स्थान पर हम पढ़े थे देवास है, राइट, और थर्ड स्थान पर तो सतना ही है। ठीक है,
इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पढ़े थे कि सतना जो है एक जिला एक उत्पाद में कौन सा है, तो एक जिला एक उत्पाद में जो है क्या है, धातु शिल्प में, धातु शिल्प प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। किसके लिए, धातु शिल्प के लिए, ठीक है, जो कि फूल कांसा है। क्या है, फूल कांसा, फूल कांसा है। फिर हम कुछ व्यक्तित्व देखे थे जो कि अर्चना कुशवाहा है। अर्चना कुशवाहा को क्या किया गया था, जल्दी बताओ आप लोग। और एक नाम और है रागिनी पटेल, ठीक है। ये कौन है, रागिनी पटेल, अब भी पढ़े हैं जस्ट। रागिनी पटेल कौन है, अर्चना कुशवाहा कौन है, और एक कौन है, लक्षिता डांगर। ये कौन है, लक्षिता डांगर, लक्षिता डांगर ये कौन है, ठीक है। तो अर्चना कुशवाहा कौन है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की थी, ठीक है। और रागिनी पटेल जो है ये क्या है, सतना ज़िले की क्या है, युवा सरपंच है, याद रखिएगा, सतना ज़िले की युवा सरपंच। और लक्षिता डांगर जो है ये उज्जैन से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, उज्जैन से बिलोंग करते हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच है। क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच है, ठीक। इसको हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं शरद सक्सेना। शरद सक्सेना की बात करें तो इनका जन्म सतना ज़िले में हुआ। कार्यक्षेत्र अभिनेता हैं, मतलब फिल्म अभिनेता हैं। और प्रसिद्ध किरदार जो है तोतला फेट है ना। हेरा फेरी आप मूवी में देखे होंगे, वो तेतला फेट जो रहता, मेला 40 लाख कब दोगे, 40 लाख, राइट। तो वही तोतला सेठ जो प्रसिद्ध किरदार है, उनका नाम शरद सक्सेना है। और ये सतना ज़िले से बिलोंग करते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं जे.एस. वर्मा, है ना। जे.एस. वर्मा ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है ना, MPPSC प्री में। जगदीश शरण वर्मा, पूरा नाम क्या है, जे.एस. वर्मा, है ना, जगदीश शरण वर्मा। जन्म सतना ज़िले में हुआ है, मृत्यु प्रयागराज में हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत रहे हैं। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, है ना, जे.एस. वर्मा। इसके बाद आता है, नेक्स्ट नाम है श्री निरंजन नाथ वांचू। N.N. वांचू के नाम से भी इन्हें जानते हैं। निरंजन नाथ वांचू की बात करें तो सतना ज़िले में जन्म हुआ है। राजनीति जो है निरंजन नाथ वांचू की, कार्यक्षेत्र राजनीति है। और पद की बात करें तो मध्य केरल के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के किस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। याद रखिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा कि मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के निवासी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे निरंजन नाथ वांचू, या जिसको हम बोलते हैं N.N. वांचू। इस तरह के ही क्वेश्चन आजकल PSC में पूछ रहा है, आप लोगों को पता होगा, है ना, कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल रहा है, राइट। तो इन जो है ऐसे क्वेश्चनों को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके टिक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद आता है रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे की बात करें तो रत्नेश पांडे भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व, है ना। इनका जन्म सतना ज़िले में हुआ है, पहला पॉइंट, सतना ज़िले में हुआ है। ये क्या है, देखिए रत्नेश पांडे जो हैं पर्वतारोही भी हैं, है ना, और बाइकर भी है। चूँकि पर्वतारोही अभी हाल ही में ये जो है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। और तो और वो सब तो ठीक है, लेकिन विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं ना, विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उन सब की जितनी सबसे ऊंची चोटी है, उन चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया है रत्नेश पांडे। और मज़े की बात तो ये है कि सबसे कम आयु में इन्होंने ये जो है क्या है, ये हौसला अपने अंदर उभारा और इन सबको फतह किया, ठीक है। और 2016 में जो है ये एवरेस्ट पर फतह की, ये तो पता ही होगा आपको। तो एवरेस्ट पर कब फतह किया, 2016 में। 2021 के लिए याद रखिएगा, रत्नेश पांडे को 2021 के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, विक्रम पुरस्कार, ठीक, साहसिक खेल के लिए विक्रम पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। लेकिन कब दिया गया था, तो 2022 में दिया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है, कब दिया गया था, तो 2022 में दिया गया था। वो भी कै के लिए 2021 का दिया जाना था, है ना, लेकिन 2021 में कारणवश नहीं दिया गया, 2022 में दिया गया। तो रत्नेश पांडे जो है सतना ज़िले से संबंधित है। इसको हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। तो देखिए,
पहला नाम हम पढ़े थे शरद सक्सेना। क्या? शरद सक्सेना। अब आप लोग बताइए क्या थे शरद सक्सेना, है ना, शरद सक्सेना। तो पहले बोलेंगे जन्म कहाँ हुआ था, तो सतना जिले में शरद सक्सेना का जन्म। दूसरी बात, कौन थे, कार्य क्षेत्र क्या है इनका, अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे, है ना। ये वही शरद सक्सेना है जिनको तोतला फेट के नाम से जानते हैं। फिर हेरा फेरी, मेरा तालीत लाख कब दो दे, ठीक है। फिर है ना, हेरा फेरी में, ठीक है, हेरा फेरी में, है ना, ये थे शरद सक्सेना। दूसरा व्यक्ति तो हमने पढ़ा जे.एस. वर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ भी चुका एग्जाम में। जे.एस. वर्मा कौन थे ये? इनका जन्म जो है सतना जिले में हुआ था और मृत्यु जो है प्रयागराज में हुई थी, मृत्यु, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये कौन थे, दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी बताइएगा आप। सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, राइट। और क्या थे ये जो थे, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या थे भाई साहब, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। इसके बाद आता है कौन सी पर्सनालिटी है, एन वांचू पढ़े थे। एन वांचू पूरा नाम क्या है इनका, निरंजन नाथ वांचू। कौन थे जल्दी बताइए, जन्म कहाँ हुआ था इनका, सतना में। कार्य क्षेत्र क्या था इनका, जल्दी बताइए, कार्य क्षेत्र क्या था, राजनीति, राइट। दूसरी बात, हम एन वांचू को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में रहे हैं। क्या? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये केरल के राज्यपाल के रूप में भी रहे हैं। क्या? केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एन वांचू। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी एक थी, क्या याद करिए, रत्नेश पांडे। जल्दी बताइए रत्नेश पांडे के बारे में, कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्यों प्रसिद्ध है, कौन सा पुरस्कार मिला है ना। तो रत्नेश पांडे सतना जिले से क्या थे भाई साहब, ये पर्वतारोही हैं, है ना, प्लस क्या है, बाइकर भी हैं, बाइक चलाते हैं, स्टंट करते हैं, ठीक है। रत्नेश पांडे पर्वतारोही है, क्यों पर्वतारोही, क्योंकि 2016 में ये क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, है ना। और विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इनको विक्रम पुरस्कार भी दिया गया है, कौन सा, 2021 के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 में मिला है, याद रखिएगा। मिला कब है विक्रम पुरस्कार, 2022 में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करें तो जन्म वर्तमान में जो बांग्लादेश है वहाँ हुआ था, लेकिन पहले जो है कुछ लोग त्रिपुरा भी मानते हैं, लेकिन अलग अलग इनके जन्म स्थान को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन लोगों को रहता है ना। तो वैसे बुक में जो है बांग्लादेश वर्तमान इसका सही आंसर होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का कार्य क्षेत्र संगीत है, क्या है, संगीत है। इनको एक उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि है, उपाधि मिली थी आफ्ताफ ए हिंद। क्या? आफ्ताफ ए हिंद। क्वेश्चन आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आफ्ताफ ए हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया है। और आफ्ताब ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो आफ्ताब ए हिंद की उपाधि जो है तानसेन समिति के द्वारा दिया गया था। किस समिति के द्वारा, तानसेन समिति के द्वारा जो है क्या है दिया गया था, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र संगीत रहा है। वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो सरोद वादक हैं। कौन से हैं, सरोद वादक हैं। मैहर बैंड की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी इन्हीं के द्वारा। खजुराहो नृत्य समारोह और उस्ताद आमिर खां समारोह का आयोजन किया जाता है किस समिति के द्वारा, तो जो है देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी जो है ये कहाँ है, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी, याद रखिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी जो है यह भोपाल में है। कहाँ स्थित है, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है भोपाल में है। और इसी अकादमी के द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह और आमिर खां समारोह का आयोजन किया जाता है। उस्ताद आमिर खां समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, इंदौर में। खजुराहो नृत्य समारोह पता है आपको। निवास मैहर की बात करें तो इनका जो है निवास जो है मैहर है, संगीत राजधानी के रूप में भी जानते हैं। घर का नाम क्या था, तो मदीना भवन था। उस्ताद अलाउद्दीन खां के घर का नाम क्या था, तो मदीना भवन था।
जो कि संगीत कला का तीर्थ कहा जाता है। तो संगीत कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? मदीना भवन को कहा जाता है। एक और उपाधि इनको दी गई थी। कौन सी उपाधि थी? भारत गौरव की उपाधि थी भाई साहब। कौन सी उपाधि थी? भारत गौरव की उपाधि दी गई थी। कलकत्ता संगीत संस्थान के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? कलकत्ता संगीत संस्थान के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान। क्या है? उस्ताद अलाउद्दीन खान के द्वारा, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, पहली बात, जन्म कहाँ हुआ है इनका? जल्दी बताइए। बांग्लादेश में। ठीक, जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, क्या बजाते हैं भाई साहब ये? जल्दी बताओ। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद वादक हैं। कौन सा है? सरोद वादक हैं। ठीक है, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत के क्षेत्र से संबंधित। इनको 2 उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, 2 उपाधियाँ दी गई थी। कौन कौन सी उपाधि थी? जल्दी बताइए। एक उपाधि थी, कौन सा था? आफताब ए हिंद। कौन सी उपाधि थी? आफताब ए हिंद। आफताब ए हिंद दी गई थी। ठीक है, उपाधि किसने दिया था? तो ये तानसेन संगीत के द्वारा जो है क्या, तानसेन संगीत के द्वारा दिया गया था। एक और उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? भारत गौरव की उपाधि। कौन सी थी? भारत गौरव की उपाधि थी। ठीक है, भारत गौरव की उपाधि किस संस्थान के द्वारा दिया गया था? कलकत्ता संगीत संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? कलकत्ता संगीत संस्थान के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? और हाँ, इन्होंने क्या किया था? मैहर बैंड की स्थापना की थी। कब? मैहर बैंड की स्थापना की थी। कब की थी? 1917 में मैहर बैंड की स्थापना की थी। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि हाँ, एक जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी कहाँ है? क्या? उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी, जल्दी बताइए कहाँ है? उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी भोपाल में है। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में है। दूसरी बात, ये जो उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है, इसके द्वारा 2 समारोह आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से? एक खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, और एक कौन सा है? और एक है आमिर खां समारोह। कौन सा है? आमिर खां समारोह जो है ना, आमिर खां समारोह भी किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? किस अकादमी के द्वारा? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, ठीक है, इसको हम रिवीजन कर लिए। इसके बाद आते हैं गोविंद नारायण सिंह। हम इनको रीवा रियासत में भी चूँकि पढ़े थे, गोविंद नारायण सिंह को यहाँ भी पढ़ेंगे। क्या है कि जन्म इनका जो है सतना जिले में हुआ था, है ना, और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। पद इनका जो था पूर्व मुख्यमंत्री थे। पिता अवधेश प्रताप सिंह थे और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा पता है आप लोगों को? यहीं से क्वेश्चन उठता है आजकल, है ना। तो क्वेश्चन उठेगा कि मध्य प्रदेश के सतना जिला के निवासी पूर्व मुख्यमंत्री तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति ने जो है क्या है पद को सुशोभित किया था? तो आंसर आ जाएगा गोविंद नारायण सिंह। चूँकि गोविंद नारायण सिंह को आप देखते ही सतना जिले से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी थे मध्य प्रदेश के, ये याद रखना होगा। और दूसरी बात क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बिहार के राज्यपाल के रूप में भी रहे हैं। कौन थे? गोविंद नारायण सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लाल पद्मधर सिंह। लाल पद्मधर सिंह की बात करें तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। शहीद प्रयागराज में हुए थे। अब देखिए, शहीद आ गया लाल पद्मधर सिंह, तो स्वतंत्रता सेनानी होंगे ही, सीधी सी बात है। अन्य नाम रीवा सतना का शेर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, रीवा सतना का शेर किस व्यक्ति को बोला जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो रीवा सतना का शेर जो है लाल पद्मधर सिंह को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इलाहाबाद छात्र संघ जो है, क्या? इलाहाबाद छात्र संघ जो है, इनको शपथ जो है लाल पद्मधर सिंह के नाम पर ही दिलाई जाती है, इलाहाबाद के। ठीक है, तो इलाहाबाद के छात्र संघ की शपथ लाल पद्मधर सिंह के नाम पर ही दिलाई जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट,
सतना ज़िले के पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो पहला है शारदा माता मंदिर। शारदा माता मंदिर की बात करें तो स्थित जो है मैहर में है, मैहर तहसील में स्थित है। और किस पर्वत पर स्थित है तो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। किस में? त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। आल्हा की कुल देवी जो है, आल्हा जो है कुल देवी इनको जो है क्या है मानते थे। ठीक है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में बहुत ही स्थल है भाई साहब, देखिएगा कि धार्मिक स्थल घोषित 2004 में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा चित्रकूट को धार्मिक स्थल कब घोषित किया गया था? 2004 को। छोटी, अब यहाँ नदियाँ देखिए है ना, और पर्यटन स्थल भी सब देखेंगे। छोटी मंदाकिनी नदी है, गुप्त गोदावरी नदी है, राम घाट है, कामतानाथ मंदिर है, भारत मिलाप मंदिर है, भरत कूप है, हनुमान टेकरी है। तुलसीदास का जन्म स्थान भी चित्रकूट को कहते हैं। 11 वर्षों तक श्री राम ने वनवास यहीं पर जो है क्या है गुजारा था या काटा था। भूमरा का शिव मंदिर चित्रकूट में ही स्थित है। पार्वती मंदिर, तुलसी संग्रहालय जो है क्या है स्थित है, तो तुलसी संग्रहालय जो है चित्रकूट में ही स्थित है। भरूत स्तूप की बात करें तो भरूत स्तूप जो है क्या है सतना के उचहरा में स्थित है। खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अशोक के काल में निर्मित किया गया था। कलकत्ता संग्रहालय में इसके अवशेष रखे गए हैं। तो क्वेश्चन आएगा भरूत स्तूप के जो अवशेष हैं वह किस संग्रहालय में अवस्थित हैं? तो हम क्या लिखेंगे? कलकत्ता संग्रहालय में अवस्थित हैं, उचहरा में स्थित है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की थी और अशोक के काल में निर्मित किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा सतना ज़िला कंप्लीट हो गया है ना। इसकी हम नेक्स्ट क्लास में अब दूसरे या अन्य ज़िले को प्रारंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी आई होगी, पसंद लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।